नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना रमजान। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल सबके सामने है। एहसास महरूमी तो शुरू ही से था। यहाँ पर रही सही कसर फौजी ऑपरेशंस और लापता अफराद के मामले ने और ख़राब कर दी। नाज़रीन, ने इस सारे मसले को हल करने के लिए सियासी क़यादत की जानिब से भी बहुत दफ़ा वादे किए गए, दावे किए गए और दूसरी जानिब अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस भी लिया गया और उसके बाद इसकी समाअत भी क्वेटा में की जाती रही, लेकिन अभी तक मामला हल नहीं हुए। जो इसमें ताज़ा समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने खुफिया एजेंसीज के सरबराहान से जवाब तलब कर लिया है, जो कि आज वो जमा कराएंगे। और दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अख्तर मेंगल भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अहम इंकशाफात किए और कुछ तजावीज़ भी दी। उनकी तजावीज़ किस हद तक काबिल अमल हैं और क्या इससे वाकई ही बलूचिस्तान का जो मामला है वो हल हो जाएगा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो रकबे के लिहाज से है उसके जो मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे या नहीं, इन पर आज हम बात करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल की समाअत में बलूचिस्तान ऑपरेशन बंद करने का हुक्म दिया है और इसके साथ साथ डेथ स्क्वाड भी खत्म करने का हुक्म दिया है। आज का हमारा सवाल इसी से रेलेवेंट है। आप क्या समझते हैं कि क्या बलूचिस्तान में ऑपरेशन बंद करना मसले का हल है या नहीं? और इस पर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, हमें फ़ोन कॉल करके, और फेसबुक पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ SMS भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। इन्हीं इश्यूज़ पर आज हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो दीगर स्टोरीज़ हैं वो अहम स्टोरीज़ क्या हैं। पहले चलते हैं सैयद काजी साहब के पास और उनसे जानते हैं। सैयद काजी साहब, आज क्या स्टोरी है? समीना, आज मैं आगाज़ में बात करूंगा, हमारी IMF से कुछ नेगोशिएशन चल रही हैं क्योंकि हमने उनसे कर्जा ले रखा है और अब तो नहीं ले रहे उनसे, मगर इसके बावजूद उनसे एक क्लीन चिट चाहिए होती है ताकि हम दीगर मकामात से भी कर्जा ले सकें और फिर हमें अपनी परफॉर्मेंस बतानी पड़ती है। ये कर्जे क्या हैं, कितने हैं, कितनी हुकूमतों में कितने लिए गए, इस पर भी हम बात करेंगे और इनका मकसद असल में क्या होता है। आगाज़ में इसमें बात करूंगा और फिर एक आज मैं जिस तरह समी साहब कभी कभी कुछ कोट करते हैं चीज़ें कालम, एक इदारिये से मैं कुछ फ्लड्स के हवाले से कोट करूंगा कि हर साल आते हैं और फिर हर साल क्या होता है और क्यों होता है और लोगों पे क्या बीत जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। और फिर बलूचिस्तान के हवाले से नदीम अफजल चंद साहब की एक स्टेटमेंट आई थी जिस पे बड़ी बरहम हुई है बलूचिस्तान असम्बली, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ करारदाद पेश करेंगे। क्या कहा चंद साहब ने और कितना उसमें जो हकीकत है या क्या है और किस तरह रिएक्ट किया उन्होंने, इसको हम बलूचिस्तान के मखसूस हालात के तनाजुर में देखेंगे। सही है। और इसके साथ साथ हम इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो चलते हैं उनकी जानिब और देखते हैं कि उनके पास क्या स्टोरीज हैं। समीना, जो स्टोरीज मैंने पिकअप की, एक तो ये रोजनामा दुनिया की भी ये लीड स्टोरी है कि भारतीय दबाव पर रूसी सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। इस पर नज़र डालेंगे कि क्या हुआ, ये किस लिए ये सारा वाक़या हुआ। फिर एक खबर मैंने चुनी है कि जो वो गुस्ताखाना फिल्म जो बनी है अमेरिका में, जिसकी बुनियाद पर पूरे एक दुनिया में हिजान है, उसके प्रोड्यूसर को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की वजह वो फिल्म तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई टैक्स एवेजन की। वो ज़रा इस पर नज़र डालेंगे कि ये भी एक तरीका वारदात है वहाँ पर लोगों को पकड़ने का किसी और जुर्म में, तो इस पर नज़र डालेंगे कि अब उसको क्या हो सकता है, मुमकिन है क्या उसके साथ सलूक होगा। फिर एक और ख़बर मैंने काई साहब ली है, रोज़नामा दुनिया से ही है, जिसमें यह है कि जो फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम के लिए PIA के ऑपरेशंस थे, जो फ़्लाइट्स थी, उनको मनसूख कर दिया गया और भी मज़ीद रूट्स बंद करने की बात की जा रही है क्योंकि PIA के पास जहाज़ ही नहीं है। और एक ख़बर जो मैंने चुनी है जो मेरे नज़दीक बड़ी अहम खबर है, वो है मुल्तान में कल मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर्स कन्वेंशन था, वहाँ पर बड़ी एक हल्ला गुल्ला हुआ, बड़ी हंगामा रावी हुई। तो वो उस पर बात करेंगे कि वो क्या वजह थी कि इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ और इसके मुस्तकबिल की सियासत पर क्या इस किस्म के वाक़यात के असरात हो सकते हैं। इस किस्म के वाक़यात मुल्तान में पहले भी हो चुके हैं कि इस तरह का ही वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है और वो इजलास जो है वो हंगामा आराई उसमें देखी गई। पहले भी इस किस्म के वाक़यात हुए हैं। तो बहरहाल अंदरूनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के हालात क्या हैं, खासतौर पर अगर मुल्तान की बात की जाए तो उस पर हम बात करेंगे और जो दीगर इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बलूचिस्तान सिचुएशन पर हम बात करेंगे। काजी साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काफ़ी एफर्ट की जा रही है, खुफिया एजेंसियों के सरबराहान से आज जवाब तलब कर लिया गया है। आप समझ रहे हैं ये कोशिशें कामयाब होंगी?
मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता कोशिशें होती रहनी चाहिए, ये ज़रूर मैं कहूँगा। लेकिन ये जो तजावीज़ उन्होंने पेश की हैं कोई इतनी गलत तजावीज़ तो नहीं है कि अगर ऑपरेशन हो रहे हैं इस तरह के तो बंद कर दें, डेथ स्क्वाड्स बंद कर दें, मगर डेथ स्क्वाड्स हर किस्म के बंद कर दें। जो हमारे हज़ारा के भाई मर रहे हैं रोज़, कल 3 आपको पता है फिर 3 शिया भाइयों की हमारे किलिंग हुई है, वो भी बंद कर दें। तो जो लेकिन इशू ये है कि हम ये इससे पहले हम 71 से पहले का हमारे साथ 1971 में हमारे साथ सानिया हुआ। अब मामला ये है कि जहाँ उन्होंने ये और बड़ी अच्छी जो तजवीज़ थी उनकी वो ये थी इनकी मैंगल साहब की कि जो लोग अपालिंग कंडीशंस में रह रहे हैं, जो बदतरीन माशी सूरत हाल में रह रहे हैं, उनको भी रिहेबिलिटेट किया जाए। मगर एक सवाल और भी है जो मैं पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि ये जो इंतहाई अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ मैं आज पढ़ रहा था कि इतनी बदतरीन माशी सूरत हाल में रह रहे हैं, क्या जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर हैं वो और उनके बच्चे भी उन हालात में रह रहे हैं? देखें ना, जब हम बात करते हैं तो हम इशू को टेकअप करना चाहते हैं क्योंकि वो जुल्म यहाँ भी हो रहा है और वहाँ भी हो रहा है, और मैं किसी जुल्म को कंडोन नहीं कर रहा। जो एक्सेस सेंटर अगर कर रहा है और की हैं और जिस तरह हमने पहले वो की थी, मैं उसको कंडोन नहीं कर रहा। मगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ और आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ कि हमने बड़ी ज्यादतियाँ की और हमें मानना चाहिए, हमने नहीं, कम अज़ कम हुक्मरान तबके ने की, इस मुल्क की अवाम ने नहीं की। जब बांग्लादेश बना, आज एक आम बांग्लादेशी कहाँ खड़ा है, मैं उसके आज सवेरे फिगर्स उठा के देख रहा था और मैं आपको कोट करता हूँ कि टेक्सटाइल वर्क की बात करते हैं ना आप वहाँ, तो टेक्सटाइल वर्कर एक कहती है, एक इंटरव्यू में एक एक्टिविस्ट ने लिखा हुआ था कि उससे जब पूछा गया कि तुम्हारी क्या हालात है तो वो कहने लगी, बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर, वो कहती है कि हम में से बेहतर वो रह जाती हैं जो किसी प्रोस्टिट्यूशन रिंग में जिन्हें काम करने का मौका मिले। इतनी अब तो निजात कहाँ है लोगों की? सही है। लड़ाई असल क्या है? अगर तो ये लड़ाई एक आम बलोची की बेहतरी के लिए है तो उसके लिए हम सारे लड़ने को तैयार हैं, और अगर ये किसी और डगर पे चलता है तो फिर मेरे कोई और डगर है समी साहब? क्या वाकई आम बलोची की बात हो रही है? लेकिन 2 बातें मैं करूंगा। अख्तर मैंगल साहब खुद उस सूबे के बड़े लंबे अरसे तक वज़ीर आला रहे। सही। और आज लंबे अरसे तक नहीं, मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा कुछ तवील, उनके वालिद साहब भी रहे, मिला के 5 साल। बहरहाल इख्तियार थे 5 साल आप इसको कोई अरसा नहीं समझते काई साहब? क्योंकि 65 साल है ना तारीख हमारी। तो खुद वो वहाँ पर हुक्मरान रहे और मामला ठीक नहीं हुआ। और मेरा इसमें जो सारी बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसमें मेरी एक टेक ही दूसरी है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सरदार हैं, ये सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान का ये सरदार है। अख्तर मैंगल साहब से आप बलूचिस्तान के अवाम की भलाई की क्या बात करेंगे? अख्तर मैंगल साहब उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट ही नहीं करते, वो सिर्फ एक बड़े सरदार हैं। उनका अपना एक डेथ स्क्वाड उनका अपना बनाया हुआ है, जो उनके कबीले में जो उनके खिलाफ बात करता है उसके साथ वो वही हशर करते हैं जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि एजेंसीज के डेथ स्क्वाड हशर करते हैं। बलूचिस्तान के मसले का अगर आपने हल तलाश करना है तो जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको आज तक कुछ नहीं मिला, जो कल फिगर्स आए थे एक वो उसके पॉलिसी इंस्टीट्यूट के, 50% से ज्यादा गुर्बत जो पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में है वो 50% से ज्यादा गुर्बत है। ओवरऑल तो हमारे यहाँ अब जब तक आप जो असल मामला है, जब तक आप उन लोगों को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये सरदार जो है ये भी एक मसला, ये सरदार भी हैं, इन्होंने उन वर्कर्स के नाम पर, गरीब लोगों के नाम पर रॉयल्टी की मद में बड़े पैसे लिए हैं और वहां पर उन लोगों को अदायगियां नहीं हुई। कि ये कबाइल जो हैं इनको वहां के लोग मानते हैं, तो अगर इनको बहुत सारे कबाइल और इनके सरदारों को वो लोग मानते हैं तो फिर इन्हीं से बात की जा सकती है, क्योंकि हर ये तो इलेक्शन में देखें, ये तो इलेक्शन अभी अगर मैं ये बात मान लूं कि सिर्फ इन्हीं लोगों को मान, इनमें से ये तो दुरुस्त है कि वो इन्फ्लुएंशियल हैं ये सरदार, ये अपने ट्राइब्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि लोगों के दिल चाहते हैं कि वो इन्हें लीड करें। उसकी वजह इनके बेपनाह वसाइल हैं, इनके पास पूरी एक अपनी प्राइवेट मलेशियाज है और कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता इनके आगे बोलने की। अच्छा, मेरी सारी गुफ्तगू का यह मकसद नहीं है कि वहां पर एजेंसीज ने कोई बुरा नहीं किया होगा या हमारी जो हुकूमत है उसने बुरा नहीं किया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी ये समझता है कि अख्तर मैंगल साहब से बात करके बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा तो ये गलत है, ये सोच ही गलत है। उनसे बात कीजिए, उन्होंने जो तजावीज दी है। अच्छा, तजावीज दी है, मैं आपको बताता हूं तजावीज क्या दी है उन्होंने आके। सिंबॉलिकली देखें, शेख मुजीब ने 6 नुकात का जिक्र किया था जिसकी वजह से वो मुल्क टूटा। आज ये भी आगे कहते हैं मैंने 6 नुकात दिए। सिंबॉलिकली ये इस मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं और आखिर में ये बात उन्होंने की है कि बलूचिस्तान पे धमकी आवाज लहजे में वो बात कर रहे हैं। ये बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट को ये जो इस तरह लोग सिंबॉलिकली बात करते हैं आके उनको इतनी पजीराई दी जाए और उनसे बात की जाए। हमारे पड़ोस में मुल्क है इंडिया, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं, ऑल हुर्रियत पार्टीज कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा वहां पर पॉपुलर सेंटिमेंट है उनका, लेकिन इसके बावजूद वो उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है।
हमसे बलूचिस्तान से जो अलहदगी की बात करने वाले लोग हैं उनके साथ आप क्या नेगोशिएट करेंगे? जो वो किसी एजेंडे पर है, वो तो पाकिस्तान के एजेंडे पर ही नहीं है। आप बात उन लोगों से करें। और दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा, ये जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऑपरेशंस बंद कर दें, डेथ स्क्वाड बंद कर दें। सबसे पहली तो बात यह है कि ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट का ये क्या प्रोगेटिव है कि वो ये कहें कि जी आप ऑपरेशंस बंद कर दें? ऑपरेशंस आप तब, जो वहां पर तंसीबात हैं, जो वहां पर इंस्टॉलेशंस हैं, वो उनकी आप हिफाजत करने वाले लोगों को कैसे वापस बुला लेंगे? बिल्कुल रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन भाई उन लोगों से जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, इन सरदारों से। मैं इसमें थोड़ी बात ऐड कर दूं। अगर एक खास तबके ने वहां पे एक्सप्लॉयटेशन अवाम की की है ना, तो इस्लामाबाद की मर्जी से की है। ये 62 सालों से 65 सालों से इन्हीं से क्यों डील करते रहे हैं? एक आम बलोची का मसला क्यों नहीं एड्रेस किया इन्होंने? ठीक है, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है आम बलोची को? बात तो ये है भाई, जब आप एक जगह पे आप कोई डेवलपमेंट नहीं करते, कोई रोशनी नहीं लाते, यूनिवर्सिटी नहीं बनाते, स्कूल नहीं बनाते, जाके एक बंदे को रॉयल्टी पकड़ते हैं, वहां से गैस निकाल के इधर आकर बेच देते हैं, बाहर से और मगरब से सेठ आते हैं, उनसे आप सौदा करते हैं और आप ही अवाम की एक्सप्लॉयटेशन करें। मैं जहां तक ये समझता हूं कि वहां बलूचिस्तान के अवाम की जो एक एमेंसिपेशन है वो इन शायद सरदारों के हाथों तो नहीं हो सकती, मगर जो इनके कसूर हैं उसको भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर बात करते हैं। एक कॉलर भी ले लेते हैं। इनको रॉयल्टी मैं देता हूं, आपने रॉयल्टी दी है। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ये जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो असल प्रॉब्लम है। जा रही हूं कि फिर बात किससे की जाए, लेकिन पहले मैं कॉलर से बात कर लूं। हमारे साथ मौजूद हैं फरहद साहब अमेरिका से, उनसे जानते हैं क्या कहते हैं वो बलूचिस्तान के इशू पर। जी फरहद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप तीनों से एक छोटी छोटी बात करनी थी। ये बलूचिस्तान के मसले का जो हल है, ये बिल्कुल अख्तर मेंगल साहब की बातों पर हमें नहीं जाना चाहिए। मैं काजी साहब के, समी साहब के नजरिए से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। और दूसरी बात, समीना, आप प्रोग्राम जो है ना आप ही करते रहे, आप बहुत अच्छा करती हैं। शादिया से ज्यादा बेहतर आपका रवैया हमें नजर आता है। अच्छा, शुक्रिया जी। फरहद साहब, आपने अपनी राय पहुंचाई। शादिया के लिए तो खतरे की घंटी बजा दी है। नहीं, शादिया बहुत अच्छी कॉलीग है और यकीनन वो वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम से हमारी अपनी फॉलोइंग होती है। अच्छा, जलाल साहब है हमारे साथ लंदन से, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी जलाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कर्नल जलाल बोल रहा हूँ। जी जी। मैं आर्मी का बॉस था कोयटे में, और नवाब अकबर बुख्ती को अयूब खान के जमाने में उन्होंने 40 करोड़ रुपए हमारे थ्रू देना चाहे। उन्होंने कहा हमें 200 करोड़ चाहिए। उसी तरह अख्तर मेंगल वगैरह ये 200 करोड़ ले लेंगे, तो हमने उन्हें बताया कि फिर पाकिस्तान या बलूचिस्तान के पास कोई बजट नहीं रहेगा। इंडिया के एजेंट्स लंदन में इनको घेरे रहते हैं, फॉरेन एजेंट्स हैं, ये बासानी मुल्क को तोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि चीफ जस्टिस से कहिए गद्दारों से हमदर्दी न करें, सी रेंजर और इंटेलिजेंस को दलील खार करके फौजी ऑपरेशन बंद नहीं करें, इसलिए कि उनका कोर्ट कोई फैसला नहीं करता, उनके जजों में हिम्मत नहीं है। मिसिंग पर्सन के बगैर पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता। यही इंडिया में, कश्मीर में, सिख में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में ये हो रहा। पाकिस्तान को कायम रखें, फौजी ऑपरेशन। चलिए, आपका मौक़िफ़ पहुंचा जलाल साहब, शुक्रिया। आप लोगों से सवाल ये है, फौजी ऑपरेशन बंद नहीं करते अगर, तो फिर क्या फौजी ऑपरेशन मेरी बात सुने। सबसे पहले तो मैं समीना मैं ये बात वाजे कर दूं, ये जो बात है ना कि फौजी ऑपरेशन बंद किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कल ये जो ऑर्डर दिया है ना, मैं समझता हूं कि ये नामुनासिब बात की है। मैं जलाल साहब की बात से मुत्तफिक हूं। सबसे पहले तो सरकारी तौर पर यह कोई बात ही नहीं है कि वहां पर इस तरह से कोई ऑपरेशन हो रहा है। अगर कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो वो वहां पर लॉ एनफोर्समेंट का काम है कि आप उसको पकड़ें। ये जो काजी साहब ने अभी जिक्र किया, कौन मार रहा है इन हजारा के लोगों को? किसने मारा वहां पर पहले पंजाबियों को? ये अख्तर मेंगल साहब तो इतने प्रोटेक्टेड हैं, दुबई से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इन्हें कोई नहीं रोक रहा, और ये कह रहे हैं मैं वापस भी चला जाऊंगा। तो ये अगर ऑपरेशन को हो रहा है तो इनको कुछ जाने देता है वापस? ये मसले का हल होता कि फौज वहां पर मौजूद रहे तो अब तक हल हो चुका होता। कितने अरसे से फौज किस तरह से वहां पर मौजूद है, मुझे बताएं, किस तरह से मौजूद है? बात करते हैं, ये जितना वहां पे खेल और ड्रामा हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वहां पे हर जगह पे अंग्रेज यहां इधर क्यों आए थे? क्या करने आए थे? कोई यहाँ सैर सपाटे के लिए आए थे? कि आप एक आबादी में जाके वहां के जो रिसोर्सेज हैं उनको आपने एक्सप्लॉइट करना है, और उसको एक्सप्लॉइट करने के ये सारे खेल हैं, चाहे वो नवाबों की तरफ से हो रहे हैं, चाहे इधर रियासत की तरफ से हो रहे हैं, चाहे मल्टीनेशनल की तरफ से हो रहे हैं। तो बेसिकली बात क्या है? ये सारा जो रवा रखा जा रहा है क्या है भाई? वहां पे क्या उस खंडर में क्या देखने आते हैं? चाइना और इधर अमेरिका की प्रॉक्सी वार वहां क्यों हो रही है? सऊदी अरब की और उसका ईरान का खेल क्या चल रहा है? मैंने जिस तरह कहा कि इस खित्ते की सबसे बड़ी बदनसीबी इसके वो बेपनाह बेशकीमत इसके वसाइल हैं जिसमें सबकी नजर है, और वो बेसिकली ये इतना फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, बेसिकली ये माशी ऑपरेशन होता है।
ये मैशत का इस्तेसाल करने आते हैं फौजों के जरिए भी और हर चीज के जरिए। तो इस मसले का हल उस वक्त तक नहीं हो सकता। एम्पावरमेंट का आलम यह है कि एक तरफ अगर हम इन सरदारों का लाइफ स्टाइल देखें, और ठीक कहते हैं समी साहब, तो लंदन से आ रहे हैं, लंदन से जा रहे हैं, भाई वो तो कायसा कोयटा नहीं आ सकता। फिर किससे बात करें? मैं ये बात किससे करें? अवाम से बात करें। अगर आप मेरी बात सुने, लेट मी, आपने बांग्लादेश के अवाम से बात नहीं की थी, तो सारे का सारा सेंटीमेंट जो है वो नेशनलिस्ट बन गया था और उसको उसने एक्सप्लॉइट कर लिया था मुजीबुर रहमान ने। हालांकि वो उनका कोई इशू हल नहीं हुआ, मगर हमारा तो बोलो राम कर दिया ना उन्होंने, हमें तो उसमें एक फैक्टर ये जरूर था, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर थे जो वो बांग्लादेश बना था। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। बात इनका भैया बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि किस तरीके से लोगों से बात की जाए। लोगों से आप इसी तरीके से बात कर सकते हैं ना कि जब आप, फिर वही बात आती है कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एम्पावरमेंट दें। अब ये इतना बुरी सूरत है वो ये मसला है, इसका हल तलाश। अच्छा, अब मैं मेंगल साहब के साथ पैसे लगाए, वहां पर आप स्कूल खोलें, मेंगल साहब से लंबा प्रोसेस है। और ये जो लॉ एनफोर्समेंट जो है उसका ये काम है कि वो जो लोग वहां पर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको रोके, एजुकेशन दे वहां पर। एक और बात है, इसको हम कैसे खलत मलत कर देते हैं। ये जो 300 बंदे बल्दिया टाउन में मरे थे, ये टारगेट किलिंग में नहीं मरे, लिहाजा इसकी खबरें हमें उस तरह से नहीं हम देख। टारगेट किलिंग थी, ये माशी कत्ल था उन लोगों का। जुल्म की एक हर शक्ल, मुख्तलिफ शक्ल हर सूबे में हो रही है, लेकिन ये जो है बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि ये अल्टीमेटली नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं ना, पता नहीं और भी बड़े और जो है उनको कर लें, फिर और 5 मसले एड्रेस कर लें, मैशत को पीछे फेंक दें। असल में लूट मार का इशू है। आप अंग्रेजों से लेकर तमाम नौआबादियाती निजाम से लेकर आज की मल्टीनेशनल को देख रहे हैं, एक ही खेल है भाई, मंडी चाहिए मंडी। यहां पे क्या हो रहा है, अंडे की कीमत कौन तय कर रहा है, यहाँ पे चीनी की कीमत कौन तय कर रहा है? बलूचिस्तान के लोगों का मसला अंडे पे कहां चलेगा? एक बात है कब्जे और माशी और सियासी कब्जे की कहानी है, कराची हो, बलूचिस्तान हो या लाहौर हो। भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त बलूचिस्तान का जो आम बलोची है ना, उसको मईशत और ये सारी चीजों का नहीं इतना आइडिया, शायद वो तो सिर्फ हम मांग रहा है। समीना जाके पूछो उससे जिसका बच्चा भूखा सोता है। पहली बात तो तहफ्फुज है ना, जब तहफ्फुज नहीं है आपको, अब ये मिसिंग पर्संस का जो मामला है, ये है कि ये जो अदम तहफ्फुज का एहसास है ये हर जगह पर है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप समझ, जैसे इन्होंने बात की, आप चले जाएं पंजाब में कुछ एरियाज ऐसे हैं, सिंध में भी होंगे, इस तरह KPK में भी होंगे, दुनिया के न्यूयॉर्क में हार्लम एक ऐसी जगह है जहां पर रहने वाले लोगों को अदम तहफ्फुज का एहसास होता है। इसका यह मतलब है कि अलहदगी की तहरीकें चल जाती हैं? नहीं, उसके पीछे मकासद और होते हैं। ये जो तहरीकें चलाने वाले हैं, ये जो बात करने वाले हैं, और मैं ये करना चाहता हूं कि बलूचिस्तान के अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान से अलहदगी नहीं चाहती। ये जो एक तासुर दे दिया गया है ना कि अब ये हो गया, ये टूट गया, ये सारा तासुर दिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। बुरी है सूरत हाल, लेकिन जो रोजाना रिमार्क्स आने शुरू कर दिए हैं ना, वो उनकी वजह से मामला और ज्यादा गंभीर हुआ। और मैं ये समझता हूं, इस बात से मुझे ये इसमें लग रहा है थोड़ा सा मामला कि ये तो अब 2 साल से चल रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस दिया है केस, तो ये आज की बात तो नहीं है। ये तो बलूचिस्तान का इशू तो कितना पुराना है। ये तो बुगटी के जब कत्ल से उसके बाद से ये तो बातें जो अलहदगी वाली हैं समी साहब, ये तो उस वक्त के दौर से चल रही हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं नोटिस हुआ उसके बाद से थोड़ी हुई है। मुझे आप सवाल दें, बातें चल रही हैं, मुझे ये बताइए कि आप मुझे कोई एक पब्लिक रैली बता सकते हैं बलूचिस्तान के किसी शहर में जिसमें किसी जमात ने आके ये बात कही हो कि हम पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं, हमारे हालात हल ठीक नहीं है इस खत्ते में, और उसमें हजारों लोगों ने इस बात को एंडोर्स किया हो? अच्छा, चले मुझे आप एक रैली दिखा दे जिसने कहा हो कि इस्लामाबाद वालों, तुमने मेरी जिंदगी जन्नत बना दी। अच्छा, हम आपके साथ बड़े खुश हैं, हमें इलाज दे दिया, हमें रोटी दे दी, हमें कपड़ा दे दिया। यार वो रैली निकली है। सुन ले, मैं बताता हूं, पाकिस्तान की सियासी जमातों पर वहां इस तरह से इत्मीनान का इजहार किया जाता है कि इमरान खान ने वहां पर रैली की कोयटा में, और उसमें हजारों लोग बारिश के बावजूद शरीक हुए। इमरान खान पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिशियन है और नेशनल पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं। उस रैली में लोगों का आना इस बात का सबूत था कि लोग पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं। मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि लोग तिनके का सहारा मांग रहे हैं, लोग तो ढूंढ रहे हैं कोई सहारा मिल जाए। एक और बात और आप जो बातें कर रही है ना, ये सिर्फ कहानियां बयान कर रहे हैं, स्टेटमेंट पर। आप गई हैं बलूचिस्तान? नहीं, आप भी कैसे? नहीं, मैं तो बता रही, कोट कर रहा हूं ना, मुझे कोट कर रहे हैं। आप ये दुबई बना दिया भाई, गवादर दुबई बन नहीं, गवादर नहीं है, दुबई के क्राइम भूल जाएं और उनको हम गालियां देनी चाहिए। यार इस तरह ना करें। नहीं, आप देखिए, आप जो एक मसला है वो है, मैं मानता हूं कि गुर्बत भी मसला है, लॉ एंड ऑर्डर भी एक हद तक मसला है, लेकिन उसका यह तासुर देना कि बलूचिस्तान के अवाम अलहदगी चाहते हैं और 6 नुकात हमें चाहिए। अब तो खैर मैं एक चीज इसी से जुड़ी, मैं सिर्फ इसको एक कोट करना चाहता हूं, और ये फ्लड्स के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से, जरा सुनिएगा, मैं साथ तर्जमा भी करूंगा। नथिंग विल चेंज ऑन ग्राउंड एक्सेप्ट फॉर व्हाट द टाइम वुड डिक्टेट।
और लोकल ब्यूरोक्रेसी विल डिसाइड। कुछ भी जमीन फ्लड आया हुआ है, कुछ भी तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक और कोई काम नहीं होगा। वाटर इन हाउसेज, स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स विल ड्राई अप ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और इन सम मंथ्स के पानी खड़ा है वहाँ पे खड़ा रहेगा और कोई साफ करने नहीं आएगा। रहेगी आपकी इमदाद तो मैं इसके वहाँ पे कमीशन माफिया होगा, वो कमीशन माफिया उन गरीबों से जाके पैसे लेगा, जिस तरह वतन कार्ड हमने बेचे थे मुल्तान में, ठीक है, और किसी को मिलेंगे किसी को नहीं मिलेंगे, और उसके बाद क्या होगा, अगले साल फिर फ्लड आएगा, फिर पैसे आएंगे। गए थे पीएम साहब, बड़ा वो फिर के भी आए, 2 अरब रुपया भी दिया, नीचे जमीन पे कुछ भी नहीं होगा। ये है बलूचिस्तान का इशू। और ये एक मसला मैं बता रहा हूँ, ये मैं एक मसला बता रहा हूँ, आप जिस वक्त तक ये मसले हल नहीं करते, आप फिर अताउल्लाह मैंगल से भी बात करेंगे, सरदार अतार साहब से, सर अख्तर मैंगल साहब से भी बात करेंगे, और कुछ नहीं होगा। बेटियों से और जो बड़े सरदारों से बात है वो इस मसले का हल नहीं है। ये लोग सारे हुक्मरानी में रहे हैं और पिछले 65 साल में बार बार हुक्मरान बनते रहे बलूचिस्तान के, इन्होंने मसला हल नहीं किया। वहां पे क्या बलूचिस्तान में पंजाबी हुकूमत, जो हमारी सिंधी हुकूमत, जो हमारी सेंट्रल बलोची हुकूमत कर रहे हैं, अख्तर मैंगल साहब के अंडर काम करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, बलूचिस्तान में जो पानी निकालने का मसला था वो वजीर आला मतलब है, उन्होंने क्या बात कर रहे हैं, कह दे कि आम बलोची लुट गया इधर सेंटर वालों की और उनकी कनाइबन से, वो तो बेचारा मारा गया। अच्छा, मुझे अब मैं किसकी साइड लूं? आप साइड सच बयान करें अल्लाह के वास्ते। आप तो साइड ले रहे हैं ना। नहीं, आप सच बयान करें। हम तो मैं बलूचिस्तान के अवाम की साइड ले रहा हूं। सच ये है कि बलोची का आज तक और गरीब पंजाबी का, गरीब बलोची का, गरीब सिंधी का कोई मसला अब इस तरह बलूचिस्तान में अब मिक्स ना करें बात को। मुझे ये बताएं, बलोच की बात कर, मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान में जो साफ पानी का गिलास नहीं दे सके 70% लोगों को तो लेना भाई, और आपने क्या करना? जवाब, मेरा सवाल सुन लें फिर जवाब दे दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान में क्या कुछ सिंधी हुकूमत करता रहे जाके, क्या कोई पंजाबी हुकूमत करता रहे जाके? बलोचियों ने हुकूमत की है ना, तो मुझे वो फिर कौन बलोच तो वजीर आजम भी रहा जफरुल्लाह जमाली यहाँ पे इस मुल्क का। अच्छा, तो ये कहना कि उनको ये देखें, ये बात जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वो मसाइल का हल नहीं, वो खुद प्रॉब्लम है, उन्हीं की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है सारी। अच्छा, अगर आपने मुझे गौर से सुना होता ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि इवन नेशनल क्वेश्चन भी जो है ना बेसिकली अल्टीमेटली कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ ब्रेड। रोटी का मसला होता है तो नेशनल क्वेश्चन बन जाता है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूं कि आम आदमी को माशी तौर पे पावर करें, उसके वसाइल में से उसको हिस्सा दें, होना चाहिए, लड़ाई खत्म हो जाएगी। देखिए ना, सिंबॉलिकली आप लूट रहे हैं, मेरे ब्रेक का वक्त हो गया, गैस लेते हैं, जहां पे निकाल रहे हैं वहां गैस नहीं है, यहाँ गैस ज्यादा है। ब्रेक का वक्त हो गया, समीर साहब ब्रेक ले लेने दें, उसके बाद आगे चलते हैं। नाज़रीन, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक कॉलर है हमारे साथ, आरिफ साहब पैरस्टन से बात करते हैं। जी आरिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? बंद कर दिया जाए ऑपरेशन तो मसला हल हो जाएगा बलूचिस्तान का? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी मैडम, पर ऑपरेशन से ये मसले हल नहीं होते। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो अख्तर मैंगल साहब हैं, जब ये अपने दौर में वजीर आला थे तो इन्होंने क्या काम किए? कोई अहम काम मुझे बता दे। आपको भी पता है, समीर साहब को भी पता है। देखिए, मेरा कजन जो कैप्टन था, ये कोयटा में शहीद हुआ था और इतना ईमानदार आदमी था। वो हमें अक्सर बताता था कि ये गैस पाइप उड़ा देते थे, ये भत्ता लेते थे, ये कराची के सबसे बड़े भत्ताखोर थे, ये कोयटा के भत्ताखोर थे। और आज ये अपनी जिंदगी, नवाबों की जिंदगी गुजारते थे, पाकिस्तान में नहीं रह रहे, अब लंदन आ गए और लंदन से आकर शर्मंदगाना करते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका आरिफ साहब, आपने अपना मौक़िफ़ पहुंचाया। मानुल्लाह साहब भी अमेरिका से मौजूद हैं, फटाफट उनसे बात कर लेते हैं। जी मानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुजारिश है ये कि बलूचिस्तान की सूरत हाल चल रही थी और उससे पहले भी कुछ खबरें मैं सुनता रहा हूँ टीवी पर। मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान पे यकीनी तौर पर गैर मुल्की मुदाखलत है। और दूसरी बात ये बताता चलूँ सबसे अहम, और आप तमाम साफी बरादरी के लिए और जो लिखने वाले हैं उनके लिए खास तौर पर, कि जब रशिया अफगानिस्तान में जंग हार कर वापस जा रहा था, उसके बाद जो खाना जंगी की सूरत हाल हुई थी उसको लाजमी मद्देनजर रखें, और पाकिस्तान और बिलखुसूस अफगानिस्तान की अवाम को लाजमी तौर पे बता देना चाहता हूँ कि माजी को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में अमेरिकन वापस जा रहे हैं। ठीक है, और खुदा न खास्ता दीगर इश्यूज हैं उनको भी नजर में रखना होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। एक और कॉलर फटाफट से हम ले लेते हैं, रावलपिंडी से हैं जी हमारे साथ कॉलर। जी, कौन सा बात करें, क्या कहना चाहेंगे? मैं जी जिशान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। मेरा पैगाम ये था समी भाई और सईद भाई और आपके लिए कि बलूचिस्तान की आबादी सिर्फ
चलिए कॉल ड्रॉप हो गया शायद, शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा एक चीज मैं वैसे कहने वाली थी कि जो गैर मुल्की मुदाखलत की उन्होंने बात की, इस पर हमने बात नहीं की, समझ रहे हैं आप ये है, और जो बाकी लोग हैं दीगर ममालिक कुछ सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। ऐद में गैर मुल्की मुदाखलत तो वैसे ही लीगलाइज हो चुकी है, आपकी मेशतों पे कब्जे करके वो बैठे हुए हैं, तो वो दूसरा भी सिलसिला है। मगर बात यह है कि आप अपने अंदर से इतने मजबूत हो, आप अपनी आवाम को इतना मजबूत कर दें कि और उनके स्टेक्स पैदा कर दें, तो फिर बाहर वाले भी कुछ नहीं कर सकते। अब ये हम रिलाय करते रहे, हमारी रूलिंग क्लास जो है उनकी ट्रेडिशनल रवायती ट्राइबल सदियों पुरानी रूलिंग क्लास पे उन पे लीन करके वो चलाते रहे, इसी जिस तरह अंग्रेज चलाते रहे। तो हमने एक जदीद दुनिया में इस मुल्क को आगे लाने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आज हमें सजा, और आज से ही शुरू कर दें, खुदारा आज से ही शुरू कर दें। हम तो ये कह रहे हैं। मैं सिर्फ कमेंट करूंगा इस पे कि ये जो बलूचिस्तान में जो अलहदगी की बात करने वाले लोग हैं, इनसे बिल्कुल कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। इसको बिल्कुल आप एक आयरन हैंड से आप इसको डील करें। मैं पाकिस्तान फौज का जो सियासी किरदार है उसकी हमेशा मुखालफत करता रहा हूं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की फौज वहां पर कर रही है इन लोगों को पकड़ने के लिए, इनको दबाने के लिए, ये बिल्कुल वो ठीक कर रही है, इसलिए कि फॉरेन फंडिंग इसमें इन्वॉल्व है। लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, वो जो उन्होंने अमेरिका से कॉलर ने बात की, और जो लोग पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं सिंबॉलिकली आके ये कहते हैं जी 6 नुकात, कोई उनसे बात नहीं करनी चाहिए। और मैं ये दरख्वास्त करूंगा वज़ीर आला अपना जो साबिक वज़ीर आज़म हमारे नवाज शरीफ साहब कि वो सिंध में जाते हैं तो नेशनलिस्टों से अलायंस करते हैं, और यहां पर ये इनको मैंगलों को और बुगटियों को इतना ज्यादा पजीराई उन लोगों को देने की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की जो वेरी सर्वाइवल है हमारा, उसको थ्रेटन कर रहे हैं। बात जरूर करें उनसे, लेकिन खुदा के लिए इस तरह से बात ना करें कि वो अपना काम और आगे बढ़ाने के लिए अब बड़ी इसमें आसानी और बड़ा फख्र महसूस करें। अच्छा मैं ये चाह रही हूँ कि अब जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट स्टोरीज है उनकी तरफ आए, खासतौर पर ये जो गुस्ताखाना फिल्म के प्रोड्यूसर गिरफ्तार होने वाला मामला है, ये मैं जरूर चाह रही हूँ कि इस पर आप बात करें, क्योंकि ये इस वक्त बहुत सेंसिटिव इशू है। देखिए ये एक गिरफ्तारी उसकी हुई है, बहरहाल अच्छी बात है, अगरचे इसलिए तो गिरफ्तारी नहीं हुई कि उसने कोई फिल्म बनाई है, लेकिन अमेरिका में हमने ये देखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करती है, अगर डायरेक्टली किसी चीज़ में नहीं पकड़ सकती, अगर उनके कवानीन कोई इजहार राय के बारे में इस तरह से है कि वो किसी को नहीं पकड़ सकते, तो उन्होंने उसका वो माजी निकाला है जिसमें उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बड़ा करोड़ों पता नहीं कितने लाख डॉलर का फ्रॉड किया हुआ था, और उन पर ये था, हदायत थी कोर्ट की कि वो किसी भी कंप्यूटर को टच नहीं करेंगे। अब इस फिल्म को बनाने में कंप्यूटर को टच किया उन्होंने और वायलेशन उन्होंने की, तो उन्होंने उस इल्ज़ाम में पकड़ ली। इससे पहले अल कपून बहुत बड़े एक माफिया थे शिकागो के, उनको भी उन्होंने माफिया गर्दी के इल्ज़ाम में नहीं पकड़ा था, एक टैक्स एविजन के इल्ज़ाम में पकड़ के तो उनको सजा दी थी। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन असल इस मसले का वजह क्या आपको नजर आती है, ऐसे क्यों डायरेक्ट नहीं उसको पकड़ा तो मुस्लिम दुनिया के प्रेशर की वजह से ही है जो इस वक्त प्रेशर है, लेकिन क्योंकि वो तो रीजन भी यही बता देते तो थोड़ा सा वो कम हो जाता प्रोटेस्ट। उस वक्त वहां पे जो लॉ ऑफ द लैंड है ना, उसमें वो उसको नहीं पकड़ सकते, तो उन्होंने इस अंदाज में पकड़ लिया, ये ठीक कर लिया कि उसको पकड़ लिया है और उसको अब कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये अच्छी बात है। इतने कोई लॉ ऑफ लैंड की उन्हें तकलीफ नहीं होती हुक्मरानों को, जब उन्होंने कोई काम करना हो वो कर लेते हैं। बात यह है कि अभी हम यहाँ से गुजर के आते हैं, हमारे पास ही तो है यूएस कॉन्सुलेट जो है, बंद है रास्ते, वो खुलवाना चाहते हैं, काम रुका हुआ है। पहले उधर से गन डलवाना था, वो डल गया, अब उसको जरा वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसको सफाई की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है पकड़ लिया उसको, कल छोड़ भी देंगे, लेकिन बात यह है कि जो जिंदगियां ज़ाया हो गई इस तरह, और ये पता नहीं क्या कौन से बड़े पॉलिटिकल मकासद हैं जो इस वलादत से लोग बताया जा रहा है कि वो मैं समझता हूँ जरा थोड़ा आगे इजाजत हो तो आगे बढ़े। ये जो IMF से हमारी चल रही हैं नेगोशिएशन चल रही हैं समीना, उसमें यह कि कुछ लोगों ने जाना था दुबई, वीज़ा नहीं मिला तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, ये खबर थी, और हमारे वज़ीर ख़जाना उनसे बात करेंगे। ये बात सिर्फ ये होती है अब हम उनसे पैसे तो नहीं ले रहे, लेकिन जो उनसे हमने पैसे ले रखे हैं और जो हमने वापस करने हैं तो वो हमारी इकानमी को मॉनिटर करते हैं। बेसिकली जब आप कर्जा लेते हैं तो कर्जा लेने का मतलब ये है कि आपने अपनी मैशत दूसरों के हवाले कर दी, वो आपको बताते हैं अब इतनी पैसे कीमत इस चीज़ की बढ़ाओ, कितने पैसे। अच्छा मैं आपको ना तीन फिगर्स देता हूँ। ये जो हमने रिसेंटली कर्जे लिए हैं, अभी ये चला भी है हमारे टीवी पे, कि साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के 2 अदवार में 13 अरब 33 करोड़ डॉलर के कर्जे लिए गए। नवाज शरीफ के दौर में 15 अरब 52 करोड़ डॉलर के कर्जे लिए गए। मुशर्रफ के दौर में भी 23 करोड़, लेकिन मेरे ख्याल में ये फिगर ठीक नहीं है, अरबों में लिए गए। और मौजूदा हुकूमत ने जून तक 14 अरब डॉलर के कर्जे ले चुके। इसको जमा करें तो ये पाकिस्तान की GDP के तकरीबन आधा बन जाता है, आधे के करीब बन जाता है, या कम से कम 40-45% बन जाता है। ये किधर गया? ये यहाँ खर्च, इसके क्या मकासद थे? ये पैसा यहीं से घूम फिर के वापस उन्हीं बैंकों में चला गया और लोगों की काली जो होल्डिंग्स है उसका हिस्सा बन गया। ज़मीन पर यहाँ खर्च नहीं हुआ और उनके पास ये एक लीवरेज है कि अब वो लेके बैठे हुए हैं, इस कर्जे के जरिए हमें कंट्रोल करते हैं। ये बातें हैं ना करने की। मुल्कों को सिर्फ ऐसे आज़ाद 47 में हम आज़ाद हो जाते हैं, इस तरह आज़ाद हो गए थे, फिर हमने उनको जिस तरह से फिर हमने आज़ाद होनी चाहिए उनके कब्ज़ों ये कर्जे
किधर लगे? $15 बिलियन, स्टैगरिंग अमाउंट्स हैं। $14 बिलियन जो इन्होंने लिए वो कहाँ किए भाई? किधर चले गए? जमीन, कुछ सड़कें बन गई, बहुत बड़ा कोई 5 डैम बन गए यहाँ पे, क्या हुआ? दिस इज द इशू जिसको हम एड्रेस नहीं करते, और हम अपने और अपने अवाम को गुलामी में किस तरह जोड़ते हैं। ये ठीक है। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक आप चले जाएं, लेकिन मैं ये ब्रेक के बाद काजी साहब की इस बात का जवाब दूंगा। ये जो कह रहे थे ना, हम भी सवाल था कि ये बलूचिस्तान के अवाम से कैसे बात की जाए, और फिर ये जो निज़ाम है इसको कौन बदल सकता है, कैसे बदल सकता है? ब्रेक के बाद काजी साहब मैं अपनी खबर के साथ जोड़ के इसका जवाब दूंगा। चलिए जी नाजरीन, आप हमारे साथ ही रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, वहां पर एहतजाज हुआ, क्यों हुआ बात कर लेते हैं हम। और समी साहब, आपकी ये स्टोरी है, राशिद हमीद भी वैसे हमारे साथ लाइन पर। पहले मैं थोड़ा सा इसका जो मैं जिसकी वजह से आज हमने राशिद साहब को भी जहमत दी, मेरी और काजी साहब की एक बहस रहती है हमेशा। अच्छा। ये कहते हैं कि आवाम इस निजाम को तब्दील नहीं कर सकते, ये एक सरमायादारी किसने कहा है? ये कहते हैं। मैंने नहीं कहा। अच्छा, मेरा ये अवाम ही निजामों को तब्दील करते रहे हैं, खत्म करने आप आवाज उसको रोकने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब ठीक है, तब्दीली को आप उनको बैलेट के धोखे में डाल के इसको रोकना चाहते हैं। अवाम ही तब्दील करेंगे। मैं सिर्फ अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं, मेरी ये पोजीशन है, अवाम ही तब्दील करेंगे। ये जो रास्ता ये बता रहे हैं, वो रास्ता जो है वो कौफ में ले जाएगा अवाम को, जो ये मेरा सिर्फ इतना कहना है। अब आप जारी रखिए। अब इन्होंने वो जो नाराज खवातीन होती हैं उनकी तरह शोर मचाना शुरू कर दिया है कि बात निकल ना सके। अब पकड़े जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे उस डर से। ये पहली दफा नहीं, ये इनकी पोजीशन ये है कि ये जो मौजूदा निजाम है, जो आप बताते रहे हैं, रिकॉर्डेड लोग सुनते रहे हैं कि ये जो मौजूदा निजाम है, इसमें लोगों के पास चॉइसेस ही नहीं है, इसमें कोई और उम्मीदवार आ ही नहीं सकता। और मैं इनसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करता रहा हूं, और लोगों से भी हम अपील करते रहे कि भाई जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, अगर वो पार्टी के अंदर फाल हो जाए तो इन बड़े नामों को रोका जा सकता है। मुल्तान का कल कन्वेंशन था, वहां पर हुआ क्या जिसकी वजह से मैंने राशिद साहब को साथ लिया? टिकटों की तकसीम का मामला था। सूबाई वजीर जो हैं इनके मुस्लिम लीग नून के चौधरी गफूर साहब, वो वहां पर मौजूद थे। टिकटों की जब देने की बात हुई तो वर्कर्स खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जो लोटे हैं और वो लोग जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, हम उन्हें टिकटें नहीं देने देंगे, और फैसला नहीं हो सका। पहली दफा मुस्लिम लीग नून मुझे एक ऐसी आजाद जिंदा सियासी जमात बनकर उभरती हुई नजर आ रही है कि जिसमें वर्कर्स ने पार्टी लीडरशिप को मजबूर किया है कि आप लोटों को टिकट नहीं दे सकते। जरा राशिद साहब से इसकी डिटेल ले लें, फिर मैं काजी साहब से बात करता हूं कि कैसे उनको इन अवाम पर और इस निजाम पर एतमाद। ठीक है, ये फुटेज भी नाजरीन देख रहे हैं कि कल क्या हुआ वर्कर्स कन्वेंशन में। राशिद साहब से आंखों देखा हाल भी जानते हैं। राशिद साहब, क्या कुछ हुआ, फिर बात कोई मसले का हल निकला, किसको टिकट मिला? जी, मसले का हाल तो कोई नहीं निकला। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सर्किट हाउस में ये टिकटों की तकसीम के हवाले से ये मशावरती एक इजलास था, जहां पर मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर और जो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हैं इकबाल गुज्जर साहब भी वहां पर मौजूद थे। और ये टिकटों के हवाले से मशावरती इजलास था सिर्फ। और यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून के जो MNAs MPs हैं वो टोलों की शक्ल में सर्किट हाउस में दाखिल हुए। लेकिन वहाँ पर जब वो इजलास शुरू हुआ तो वहाँ पर मुख्तलिफ जमातों के जो कारकुनान हैं उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसमें पीर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी और हाजी अहसानुद्दीन कुरैशी के जो हामी हैं उनके दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, और उनके दरमियान जो है शदीद नारों का तबादला भी हुआ। और कारकुनान का ये कहना था कि जो टिकटें हैं वो मेरिट पर दी जाए, क्योंकि पहली जो टिकट ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने दी थी टिकट पीर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी को, ये पहले मुस्लिम लीग काफ में थे, फिर ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, और इसके जो मद्दे मुकाबिल उस्मान भट्टी थे वो इनसे इलेक्शन में जीत गए थे। जिसके बाद जो कारकुनान थे वो बहुत ज्यादा मायूस दिखाई दिए। और अब कल ये जो वकुआ हुआ है, इस वकुए के बाद जो कारकुनान का ये कहना था कि जो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है, जो कायद मुस्लिम लीग नून के हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो मुल्तान में आने की जहमत करें और यहाँ पर वो आके कारकुनान के गिले शिकवे दूर करें। अच्छा राशिद, एक टाइम थोड़ा है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, थोड़ा एक सवाल। ये जो दो लोग हैं जिनके दरमियान नज़ा है, आधे लोग कहते हैं टिकट इनको दें, आधे, ये कौन लोग हैं, इनका तारुफ तो बताइए। जी, एक पार्टी पीर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी की है कि जो दोबारा टिकट लेना चाहते हैं, और दूसरे कौन है जानिब से, और दूसरी जो है हाजी अहसानुद्दीन कुरैशी जो कोई पहले भी सूबाई वजीर हैं, अभी सूबाई वजीर हैं। इन दोनों के जो हामी हैं इनमें से कोई एक गरीब आदमी या किसान है और दूसरा जो है जागीरदार सरमायादार है, या दोनों एक ही तबके के लोग हैं?
नहीं, दोनों ये एक ही तबके के लोग हैं। बस शुक्रिया, अब सभी साहब बात करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये मैं इन्होंने फिर वही कंफ्यूज करने की कोशिश की है ना, अब मैं इनका जवाब देता हूं। एक बात क्लैरिटी की है मैंने। जी नहीं, आपने क्लैरिटी नहीं की। एक बात जो मैं कहता रहा हूं कि आप सियासत में ये तो रोल बताते हैं ना इस निजाम में कि गरीब आदमी का सिर्फ यही रोल है कि वो वोट दे। नहीं, अगर गरीब वर्कर, जैसे उन्होंने कहा है कल कोई फैसला नहीं होने दिया, वर्कर्स ने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब आए यहां पर और फैसला करें, और अब आप देखिएगा कि इस वर्कर्स के एहतजाज की वजह से मियां नवाज शरीफ मुल्तान जाएंगे, और अगर मुल्तान के सारे वर्कर्स, जो मैं इस प्रोग्राम की विसातत से तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स और पाकिस्तान के अवाम से यह बात हमेशा कहता रहता हूं कि अगर आप खड़े हो जाएं और अपना, सिर्फ आपका फर्ज वोट डालना नहीं है, आपका फर्ज यह है कि अगर आपकी पार्टी के अंदर भी कोई नाइंसाफी हो रही है तो यही एक तरीका है कि आप अपनी सफों में से लोग लेके आए। और वर्कर्स जब ये एहतजाज कर रहे हैं तो वो अपनी सफों में से किसी आदमी को नॉमिनेट कर सकते हैं, अपने जैसे गरीब वर्कर को, क्योंकि जिस ये खास तौर पर जो आप बात कर रहे थे, समीना एक सेकंड बात कर लेने दें, मुझे बात कर लेने दें, खत्म कर लेने दें। जो पिछला इलेक्शन हुआ था ना, इसमें पीपल्स पार्टी ने टिकट एक दिया था कंपैरेटिवली गरीब आदमी को, जिसकी पार्टी से कमिटमेंट थी, उस्मान भट्टी, जिसका नाम ही नहीं था, और 1988 के बाद पहली दफा मुस्लिम लीग नून ये नशिस्त हारी थी। तो मैं ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं कभी भी पाकिस्तान के अवाम की विजडम से, उनकी ताकत से मायूस नहीं हुआ। अगर वो पार्टियों के अंदर आज लोग खड़े हो जाएं तो इन्हीं पार्टियों में से अच्छे लोग निकल आएंगे। काजी साहब ये जो बात कहते हैं ना, इससे मायूसी फैलती है, जिससे मैं एग्री नहीं करता। और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि अच्छे लोगों को ढूंढना है, ये जरूरी नहीं कि गरीब लोग ही ऊपर आएंगे, तो वही हैं, गरीब हो या अमीर, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, आप ये देखेंगे मेरिट पे फैसला हो। ये नहीं, मेरा बिल्कुल अवाम की जो ताकत है उसी पे यकीन है, और तारीख में इन्होंने सब कुछ तब्दील किया है, करते रहते हैं और आइंदा भी करेंगे। हाँ, ये निज़ाम अगर नहीं बदलते, और ये अवाम ही बदलेंगे आके, निज़ाम इसको बदलेंगे, और इसमें दो बड़ों की खातर आधे वर्कर वो ले आया, आधे वर्कर वो ले आया, दोनों का टिकटों का मामला है, टिकटों का मामला, लड़ो टिकटों पे, लड़ो, कभी टिकट बेचते हैं, कभी टिकट बेचते हैं, कभी टिकटों टिकट ठेके टिकट, इससे निकलेगी जब सियासत निकलेगी, और इससे वर्कर्स किसी नजरियाती नहज पे आएगी, कभी नजरियाती नहज पे आएगी। जब तक सियासत निजी कारोबारों के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया रहेगी, यही होता रहेगा। मेरी ये राय है, आवाम से मैं मायूस नहीं हूं, और मैं अब बात करूंगा। चलें प्लीज, अब हमने जो हमारा जो बात थी, असल मकसद ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि उनमें ताकत है। खुदा का वास्ता, और आप इस बात पे तो इत्तेफाक है कि ताकत है। चले आगे चलते हैं। आप ये जो सियासत को कारोबार बता के सियासतदानों को बदनाम करने का फरीजा है ना, करते रहे। अच्छा देखिए, खुद इतना काम अच्छा कर रहे हैं अपनी बदनामी का कि मुझे जरूरत ही नहीं। अच्छा, नदीम अफजल जन साहब का बयान था, वो हमारे बड़े देरीना दोस्त हैं, कभी कभी हमसे पेचीदा हो, नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन बात यह है, उन्होंने एक बड़ी, ये सब बड़े आदमी आप ही के दोस्त हैं, स्टेटमेंट उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि ये जी जो बलूचिस्तान असेंबली है, अब उसमें 60 लोग अगर हैं, या जितनी भी असेंबली है, 55 वजीर हैं वहाँ पे, इतने पैसे उनको देते रहे, तो उन्होंने जब ये कह दिया कि जनाब ये अपना काम नहीं कर सके, जिस तरह हम ये कहते हैं कि ये असेंबली अपना काम ठीक, और जो हम जिनको वोट देते हैं, इन्हें हमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़वाएं, हम आपके पास आइन, तो यही बात उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में भी कह दी। तो वहाँ से एक उन्होंने कहा जी कि अपने अल्फाज वापस लें, वरना हम एक रेजोल्यूशन जो है वो कर लें, या बहरहाल मुमकिन है वो अपने अल्फाज वापस ले लें पार्टी की एक प्रेशर की वजह से, मगर बात उन्होंने ठीक की, और कभी कभी खासी बात ठीक कर जाते हैं वो। तो ये जो उन्होंने कहा है कि भाई वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चूंकि अपना रोल अदा नहीं कर पाते, सब सर्वियंट होते हैं, एजेंसियों के जरिए आते हैं, ये सारा जो खेल है, जब तक इससे ये आज़ाद नहीं होते, ना उनका मसला हल होगा, ना हमारा मसला हल होगा। ठीक है, ये जो फ्लाइट्स की बात आप कर रहे थे, ये इस पे अभी जो खबर आई है, ये दुनिया न्यूज़ में नसीर वागा साहब ने रोजनामा दुनिया में ये खबर दी है कि फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम के लिए जो PIA की फ्लाइट्स हैं ना, वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बंद कर दी जाएंगी। जिन लोगों ने टिकट्स लिए हैं उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि और भी बहुत सारे रूट्स पर बंद किया जाएगा। बज़ाहिर ये कि जी जहाज लीज पर नहीं मिले और इसलिए इसको बंद किया जा रहा है, लेकिन अभी जो राव कमर साहब पुराने MD हैं जो थे, उन्होंने भी चेयरमैन, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। कुछ खबरें जो मुझे मिल रही है ना, वो ये हैं कि कुछ ये इस तरह की रूट्स बंद करके फिर दोबारा PIA को कुछ उसको वो कोशिश की जा रही है कि बिक जाए, सस्ते दामों बिक जाए। कुछ पार्टियां इसको लेने के लिए, पहले बात हुई थी कि टर्किश एयरलाइन को उसके रूट्स बेच दिए जाएं, तो ये एक कौमी इदारा है, इसको इस तरह से बर्बाद नहीं होना चाहिए। और ये एक तो प्रॉब्लम है PIA में, लेकिन अब क्राइसिस को थोड़ा एग्रेवेट किया जा रहा है जानबूझकर, ताकि जो मकसद पहले हल नहीं हो सका था, वर्कर्स बाहर निकल आए थे, उन्होंने कहा जनाब हम PIA को नहीं देने, प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे, फैसला कर लिया था हुकूमत ने, लेकिन जब वर्कर्स निकले बाहर तो उन्होंने PIA की वो जो सारी निजकारी का मामला रोक दिया। जो मैं अभी काजी साहब से बात कर रहा था, जब
पार्टियों के वर्कर बाहर निकलेंगे, जिंदा होकर बाहर निकलेंगे, तो इसमें हिम्मत नहीं पार्टी की आदत में कि वो अपनी मर्जी ऊपर धों। कोई और पार्टी मर्जी पार्टी नहीं होगी। वक्त बड़ा कम, 1 मिनट है। मैं निकलेंगे सिर्फ एक मगर चीज चाह रही हूं, पार्टी एक स्टोरी कल सुनी गई कि जी अमेरिका के दबाव पर, भारत के कहने पर रूस के सदर का दौरा मुलतवी हो गया। आपकी ये स्टोरी भी थी, दौरा पाकिस्तान मुलतवी में। ये जो पुतिन का जो दौरा है, ये जो बज़ाहिर जो खबरें आ रही हैं वो तो इसीलिए मुलतवी हुआ है कि उनका कुछ और मामला था, लेकिन इसमें डेफिनेटली इंडियन लॉबी जो है उसने बड़ी हरकत की होगी, उनकी सफारतकारी बड़ी तेज़ होगी। और दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की एक रीज़न है ना, उसकी वजह से बहुत सारे जो हुक्मरान हैं, जब उनकी सीक्रेट सर्विस उन्हें बताती है कि भाई वहाँ पर ख़तरा हो सकता है जाने में, तो वो नहीं आते। इस वक्त हमारा जो क्राइसिस चल रहा है ये गुस्ताखाना फिल्म की वजह से, और फिर जो पूरी अफगान सिचुएशन है उसका जो हमारा फॉल आउट है इसमें, तो वो उसकी वजह से ये बज़ाहिर जो है मुझे लगता है कि ये दौरा मुलतवी हुआ है। इसमें इंडियन प्रेशर कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसके जो पुतिन का जो मैसेज आया पाकिस्तान के सदर को वो ये है कि आप हमारे पास आ जाएं और हम आपके साथ ताउन करेंगे। और इसके साथ साथ जो जनरल कियानी साहब का दौरा है वो इंटैक्ट है, उसकी उन्होंने कहा कि इस महीने उसकी तारीखें नहीं आ जाएंगी तो वो जाएंगे वो, तो इसको भी उन्होंने पोस्टपोन किया है, इसको कोई कैंसिल नहीं किया। और साथ में सदर को कहा है कि आप हमारे पास आ जाएं। तो मुझे ये लगता है जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो उसमें बड़ा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका समी साहब, काजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यही था हमारा आज का प्रोग्राम और इस पर आप फीडबैक देख सकते हैं खबर@dunia.tv पर। और हम आपसे जाएंगे इजाजत, मंडे को इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।